हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और जो उन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप सभी लोग सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें और अपनी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को बरकरार बनाए रखे रहें। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स के लक्षण क्या होते हैं और संपीड़न या प्रणोदक बल क्या होता है। बलों के जो मैंने स्वतंत्रता का सिद्धांत भी बताया था और मैंने बलों की स्थानांतरणशीलता को भी बताया था, इसके सिद्धांत को भी बताया था। और जो प्रिंसिपल और ट्रांसमिबिलिटी होती है वो भी बताई थी मैंने। बल विश्लेषण भी बताया था मैंने, फोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, और टाइप ऑफ फोर्स भी बताए थे मैंने कई प्रकार के। और मैंने साम्यक बल और परिणामी बल भी बताया था, इसके साम्यक बल क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, बलों की साम्यावस्था क्या होती है और साम्यावस्था कितने प्रकार की होती हैं। अगर जिन्होंने हमारी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली लेक्चर वीडियो को देखें। और मैं इस जो हमारी लास्ट लेक्चर वीडियो हैं उनकी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप सिविल कैरियर टेक में अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट यूपीबीटी डिप्लोमा के नाम से प्लेलिस्ट में होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं। साम्यावस्था के प्रकार की बात की थी। साम्यावस्था दो प्रकार की होती है, स्थैतिक साम्यावस्था और गतिक साम्यावस्था। और आज हम बात करेंगे कि साम्यक बल या संतुलन बल क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अपने लेक्चर वीडियो को। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा। और जहां आपको नोट ना कर पाएँ तो आप लेक्चर वीडियो को पॉज करके और आप नोट करते रहिएगा। विदाउट नोट्स को प्रिपेयर किए आप तैयारी नहीं कर पाओगे। आप लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में इधर उधर देखते रहोगे, फिर मार्केट में जो आपके नोट्स आते हैं उनको देखोगे तो लास्ट टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार ज़रूर अपने अच्छी तरह से नोट्स बना लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि साम्यक बल या संतुलन बल क्या होता है, यानी कि इक्विवेलेंट फोर्स क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। इक्विवेलेंट फोर्स होता क्या है, यानी कि साम्यक बल मैंने बताया था कि क्या होते हैं कि किसी पिंड पर लगने वाले किसी पिंड पर किसी पिंड पर लगने वाले एक ऐसे बल को साम्यक बल कहते हैं जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्य अवस्था में रखता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। मान लो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कि इसमें क्या है, आपके दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। पी फोर्स लग रहा है और क्यू फोर्स लग रहा है। तो इन सभी का, इन दोनों बल का जो है आपका परिणामी बल है आर, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, जस्ट इसके अपोजिट एक बल कार्य कर रहा होगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा, आर डैश। यही आपका क्या कहलाता है, परिणामी। आर का जो साम्यक बल होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो आप साम्यक बल किस बल को कहेंगे कि किसी पिंड पर लगने वाले बल, ऐसे बल को साम्यक बल कहते हैं जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है, यानी कि उसको बैलेंस पोजीशन में रखता है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है, इक्वल करके रखता है। तो इसी बल को क्या कहते हैं, साम्यक बल कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए ज़रा, इसमें क्या है, पी और क्यू दो फोर्स हैं। इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो है आपका आर। बट ये रिजल्टेंट लग रहा है आर, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जिसे आर डैश बोलते हैं। आर क्या है, परिणामी है। तो साम्यक बल आर डैश जो है वो परिणामी के बराबर होना चाहिए। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साम्यक बल या संतुलक बल कहते हैं। संतुलन बल का मतलब संतुलन अवस्था में होंगे, यानी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सभी डायरेक्शन में ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे।
तो वो बॉडी क्या है आपकी, स्टेबल होगी और साम्य अवस्था में होगी, या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर बलों की साम्यावस्था क्या होती है। बलों की साम्यावस्था के मूल सिद्धांत में फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करूँगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। ये 4-5 पॉइंट है, अपने नोटबुक में कर लीजिए नोट। पहला पॉइंट है कि एक बल कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकता। सिंगल फोर्स लग रहा है, मान लो कोई ये आपकी क्या है बॉडी है, एक सेकंड, कोई आपकी क्या है ये बॉडी है, तो इस पर कोई एक फोर्स लग रहा है तो ये कभी भी साम्यावस्था में नहीं होगा। जब इस पर कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा तब ये साम्यावस्था में कहलाएगी, राइट। अब मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है किसी बल निकाय यानी कि फोर्स सिस्टम जो है का जो परिणामी होगा शून्य होने पर ही वह बल निकाय साम्यावस्था में होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि एक ही सरल रेखा पर कार्य करने वाले दो बराबर और विपरीत बल साम्यावस्था में होंगे, राइट। तो दोनों पॉइंट का मतलब समझते हैं। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई आपके बल निकाय हैं, मान लीजिए कोई ये बॉडी है और इस पर क्या है डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट ये फोर्स लग रहे हैं, ये क्या है बल लग रहे हैं इस पर, तो इनका जो परिणामी शून्य होने पर ही वह बल क्या कहलाएगा, साम्यावस्था में होगा। इनका जो परिणामी यानी कि जो इसमें देखोगे कि जो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स जो हैं आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। और जो आपका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि कोई फोर्स है एक सरल रेखा में लग रहा है, तो जब एक सरल रेखा में जब फोर्स लग रहा है, एक ही सरल रेखा में फोर्स लग रहे हैं बराबर और विपरीत बल साम्यावस्था में होंगे। जब एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में, एक जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगे हैं, तभी ये साम्यावस्था में होंगे। तो दूसरी कंडीशन ये होती है, और थर्ड कंडीशन ये होती है। और फोर्थ क्या है, किसी बल निकाय के अधीन कार्य करने वाले पिंड पर साम्यावस्था को बनाए रखने वाला अन्य बल निकाय पिंड को बिना प्रभावित किए लगाया जा सकता है। ओके, क्या करें, किसी बल निकाय, कोई आपका फोर्स सिस्टम है, उसके अधीन कार्य करने वाले पिंड पर साम्यावस्था बनाए रखने के लिए अन्य बल निकाय पिंड को बिना प्रभावित किए लगाया जा सकता है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये 3-4 पॉइंट थे, ये याद रखना आपने। अब जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलीटेक्निक का, इस सब्जेक्ट का, अप्लाइड मैकेनिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आते हैं, और इसको ड्राइव करने के लिए भी बोल देता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स को समझाइए, या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स को का जो है सत्यापित कीजिए। तो इसमें क्या है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न एडजेसेंट एज भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो उन बलों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दिशा और परिणामी में निरूपित किया जाता है जो दोनों बलों को प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। समझे? कहने का मतलब मेरा ये है कि आइए देखिए, समझिए, इस डायग्राम में देखिए, ये आपका डायग्राम समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, पैरेललोग्राम बना हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि कोई दो फोर्स हैं, किसी एक पॉइंट से जा रहे हैं, ये जा रहा है एक फोर्स और एक फोर्स ये है, P और Q दो फोर्सेज हैं। तो इन दोनों को अगर इस लाइन को आगे तक कंटिन्यू बढ़ाएं, इस लाइन को इसी पैरेलल में बढ़ाएं, समांतर में बढ़ाएं, तो इनका जो एक पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है, तो उसका जो एक विकर्ण जो होता है परिणामी के इक्वल होता है।
तो ये है राइट। तो ये क्या है कि दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। दो संलग्न भुजा की बात क्या थी, एडजेसेंट साइड थी, यानी कि एक आपका क्या है, एक फोर्स इस तरह से जा रहा है और यहीं से एक फोर्स ये जा रहा है। जब इसको हम आगे तक कंटिन्यू करें तो ये क्या है, पैरेललोग्राम बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण होगा तो वो क्या होगा, एक प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाता है। इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इस वाली भुजा को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये दोनों भुजाएं जिस पॉइंट पर काटती हैं तो यही आपका परिणामी आर होगा। यही आपका इन दोनों फोर्स का यानी कि P और Q फोर्स का क्या होगा, परिणामी होगा। इन दोनों का एक फोर्स होगा, उसी को हम परिणामी बोलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करना कैसे किया जाता है। आपको कोई रिजल्टेंट ज्ञात करना है, परिणामी से ज्ञात करना है और आपको क्या है, दिशा ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है गणनात्मक विधि। पहली क्या है, गणनात्मक विधि, या इसे कह सकते हैं विश्लेषण विधि या एनालिटिकल मेथड। एग्जाम में क्या है, एनालिटिकल मेथड से भी आपको पूछ सकता है, विश्लेषण विधि के नाम से भी, या गणनात्मक विधि के नाम से भी, तीनों का एक ही है। और सेकंड है आपका ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड से हम परिणामी और दिशा, डायरेक्शन और रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसमें देखते हैं गणनात्मक विधि क्या होती है। माना किसी बिंदु O पर लगे हुए दो बलों P तथा Q को परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज AOC B को ABC की दो आसन्न भुजाओं संलग्न, यानी कि आसन्न भुजा क्या होती हैं, एक भुजा ये जा रही है, इसी यहीं से आपके दो भुजाएं होंगी, ये क्या आएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, राइट। तो बलों P तथा Q के बीच का कोण अल्फा, यहाँ बलों P तथा Q का परिणामी R समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OC द्वारा मान व दिशा को प्रदर्शित होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इस डायग्राम को ही देखिए, ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। आप अगर डायग्राम को समझ गए तो आप इसके एनालिटिकल विश्लेषण करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या कह रहे हो, इसमें क्या है कि आपका कोई फोर्स है, ये अभी मैंने समझाया था कि P तथा इसके आसन्न भुजा Q है, तो इन दोनों का जो होगा एक परिणामी होगा, जो एक चतुर्भुज बनेगा। इसको हम डॉट 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 आगे कंटिन्यू तक बढ़ाएं इसी समांतर दिशा में, तो आपका इसका जो परिणामी होगा तो वो होगा रिजल्टेंट के इक्वल होगा, राइट। अब आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या है कि OA को O पॉइंट है, ये आपका क्या है, O पॉइंट है, और ये क्या है, A है। A को A की ओर आगे बढ़ाएं, और ये हमने पहले क्या है, OA पॉइंट लिया है तो इसको मैंने आगे तक थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है। अब इसको परपेंडिकुलर डाल दिया है। परपेंडिकुलर डालने से क्या है, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर दूंगा तथा C से लंब CD डाला, C से हमने क्या किया, और एक लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, राइट। अब हम देखते हैं जो आपका समकोण त्रिभुज है, तो देखिए इस फिगर को देखिए कि ट्रायंगल ODC, O और D और C, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है जो 90 डिग्री पर होता है, राइट। ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि आधार का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है कि कर्ण का हमेशा, ये क्या आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए ओ सी, ओ और सी आपका किसका इक्वल होगा, ओ डी और सी डी का स्क्वायर, राइट। बट आप समझते हो कि जो आपका ओ डी जो है आपका टू पार्ट्स में है। हमने इस पॉइंट को यहाँ से ए से इंक्रीज किया था, आगे तक बढ़ाया था, जिससे कि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाए। ओ से लेकर के और डी तक जो है आपका क्या है, ओ ए प्लस ए डी के इक्वल होगा। तो इसका ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी डी का स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या है, अब थोड़ा देखिए, ओ ए का स्क्वायर होगा, इसका हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर जो होगा, अब यहाँ पे क्या है, ए डी का स्क्वायर, इसमें क्या लगा देंगे, ए डी का स्क्वायर जो होगा, ए कहाँ है आपका, ए और डी का स्क्वायर जो होगा, आप समझते हो कि यानी कि आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, एल ए एल लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा, यानी कि एस सी टी पढ़ा होगा। साइन जो होगा आपका वो होगा लंब बट्टे कर्ण, और आपका कॉस जो होगा आपका क्या होगा, आधार बट्टे लंब, और आपका जो आपका साइन कॉस टेन जो होगा आपका लंब बट्टे आधार। ये आपने पढ़ा होगा अपने 11th में ही पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा होगा, अगर आप 10+2 किए हो, अगर नहीं तो आपने 9th में और 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा, ओके, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये होता है लाल बट्टे कक्का, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा कि ए सी क्या हो जाएगा, ए और सी, एक मिनट देखिए, ओ ए सी इंटू कॉस स्क्वायर, ए सी कॉस अल्फा, कॉस कंपोनेंट लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी कॉस अल्फा हो जाएगा, ए सी कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए, 2 तो आपका ऑलरेडी है, ओ ए ऑलरेडी है, और ए डी भी ऑलरेडी है, और आपका सी डी का स्क्वायर जो हो जाएगा, सी डी कैसे हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, साइन ए सी इंटू साइन अल्फा। थोड़ा यहाँ पे समझिए, अब इस ट्राइंगल में देखना है हमें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, देखिए थोड़ा देखिए, यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है, सी और डी, राइट। लंब क्या हो जाएगा, सी डी, और लंब बट्टे कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ से हम सी डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ए सी साइन, यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से हम कॉस को निकाल लेंगे। कॉस क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था एल ए एल लाल बट्टे कक्का, ये अपनी सहूलियत के लिए हम लिख ले रहे हैं। तो जो आपका कॉस जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा जो होता है, आधार क्या है, आधार क्या हो जाएगा, आधार कौन सा वाला हो जाएगा, ए डी, आधार क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन
आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ए सी ये वाला कर्ण हो जाएगा ए सी वाला। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें ए डी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ए डी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ए सी को इधर भेज देंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए सी कॉस अल्फा। जब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। और चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है, ओ ए आपका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या है, ए सी कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो ए सी पर स्क्वायर हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देंगे साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर भी ए सी है और यहाँ पर भी क्या है, ए सी है। तो ए सी आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ए सी क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा ए सी। तो यहाँ पे कोष्टक में क्या बचेगा, हमने कौन कौन से किस में से कॉमन लिया है, हमने जो कॉमन लिया है वो किस में से लिया है, हमने इस वाले में से और इस वाले में से। क्योंकि हमारी ये क्या है, प्लस में वैल्यू है तो हम कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई पे हम कभी कॉमन नहीं लेंगे इस तरह से। अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो कभी हम कॉमन नहीं लेते, राइट। तो यहाँ पे क्या, ये भी प्लस में वैल्यू है, ये भी प्लस में वैल्यू है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, राइट। तो अब क्या है, या ये हमने कर लिया, ओ ए आपका और है, तो यहाँ पे ए सी कॉस अल्फा आपका ये वाला है, ए सी कॉस अल्फा, राइट। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम, ओ सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो ओ ए का स्क्वायर सेम रहेगा, ए सी का स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। आपका 2 फार्मूले में था ही, 2 इंटू ओ ए और ए सी कॉस अल्फा, राइट। ए सी कॉस अल्फा हो जाएगा। ए सी कॉस अल्फा कैसे, यहाँ पे ए डी की वैल्यू को रख देंगे, राइट। अब आपका ओ सी की वैल्यू जो थी, देखिए थोड़ा ज़रा इस फिगर में देखिए कि ओ से सी को हम किससे, आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ओ सी की जगह क्या रख देंगे, आर रख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। और ओ ए की जगह, यानी कि ये ओ ए की जगह, सॉरी ओ ए की जगह क्या है, पी है, तो इसको हम पी रख देंगे। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है, ए सी, ये आपका क्या है, जरा देखिए, ए सी किसके समांतर है, इसके समांतर है, ओ बी के समांतर है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्यू। जब इसके समांतर है तो ये भी आपका क्यू हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यू है तो ये भी आपकी क्यू फोर्स हो जाएगा, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और 2 इंटू ओ ए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ओ बी क्या हो, क्या है, ए सी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और कॉस अल्फा है, कंपोनेंट है, ए सी कॉस अल्फा, राइट। ये क्या है, बेस, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें क्या मिला, फाइनली हमें रिजल्टेंट जो मिला वो क्या मिला, आर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। ये हमें फाइंड आउट हुआ, हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब आर आप यहाँ से निकाल सकते हो, और आर को यानी कि आर को लोगे तो यहाँ पे इस पे से स्क्वायर हटाओगे तो इधर ये क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, ओ ए बराबर पी, ए सी बराबर ओ बी बराबर क्यू होता है, राइट। परिणामी बल आर में आर द्वारा परिणामी है, राइट। अब देखते हैं इसमें कि माना, अब क्या देखते हैं, अब इसका देखेंगे हम, क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका, सॉरी डायरेक्शन देखेंगे इसका, क्या देखेंगे, डायरेक्शन। माना परिणामी आर जो है ओ ए या बल पी के साथ थीटा कोण बनाता है। इधर देखिए ये क्या है, इस फॉर्मूले देखिए, इसमें क्या है, थीटा कोण बना रहा है या नहीं बना रहा है, ओ सी जो है आपका क्या है, थीटा कोण बना रहा है, ये यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, राइट। तो देखिए
तो क्या है, क्या है ओ ए क्या बना रहा है, बल या पी के साथ क्या बना रहा है, पी के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बनाता है। तो समकोण ट्राइंगल जो है आपका समकोण त्रिभुज ओ सी डी से, समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण ओ, समकोण ओ सी और डी से, राइट। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकती हो, जैसे मैंने आपको साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से यहाँ से टेन थीटा इजकल टू जो होता है, यानी कि क्या होता है, आधार बट्टे सॉरी लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है, राइट। तो आपका जो लंब है सी डी है और आधार क्या है, ओ डी है। तो यहाँ से आप ओ डी जो है आपका किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ए डी के। तो बट ट्रायंगल ए सी डी से सी डी बराबर ए सी कॉस अल्फा आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी डी की जगह आप ये क्या है, सी डी को आप क्या रखोगे, ए सी कॉस, ए सी साइन अल्फा, और यहाँ पर आपको क्या है, ए डी की जगह क्या रखोगे, ए सी कॉस अल्फा रखोगे। तो ए सी बराबर क्यू होता है, ओ ए बराबर पी होता है और ए सी बराबर क्यू होता है। तो फाइनली हमें जो मिलता है वैल्यू वो मिलती है टेन थीटा इजकल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, राइट। यहाँ से टेन थीटा अगर हम थीटा निकालते हैं तो टेन इनवर्स लग जाता है, इधर इनवर्स लग जाता है, टेन इनवर्स में थीटा इजकल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी कॉस थीटा, राइट। पी कॉस थीटा है, ये थोड़ा रह गया है, कॉस थीटा सॉरी कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या है, फोर्सेस की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, थीटा इजकल टू कि कितनी कितनी एंगल पर फोर्सेज लग रहा है, जो आपका परिणामी है वो किस एंगल पर है, और उसका हम परिणामी रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं कितना है। अब इसकी कुछ केस हैं, कंडीशन है, तो ये कंडीशन को रखना, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कंडीशन पे ही आपके क्वेश्चन जो भी फ्रेम होते हैं। जब P और Q एक ही दिशा में होंगे तब एल्फा इजकल टू जी होगा, P इधर भी क्या होगा, P होगा, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, Q होगा। तो ये क्या होगा, थीटा इजकल टू इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा इजकल टू 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री होगा, राइट। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान अगर आप इसमें रख दोगे, इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू को 0 रखोगे तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको आर इजकल टू क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आपको वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनना है, ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 2ab बनना है या नहीं बनना है। अच्छा, जब आप अंदर से इनके p स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर बन रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेन थीटा इजकल टू होगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी क्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, टेन थीटा डिग्री इजकल थीटा इजकल टू 0, राइट। केस में जब आपके P और Q एक ही दिशा में होंगे तब आपकी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी। जब P और Q विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में कैसे हैं कि आपका एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है P और जस्ट अपोजिट आपका फोर्स लग रहा है Q, तो आपको कितना डिग्री कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में, कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में, ये Q है और ये क्या है, P है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस अल्फा का कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो होती है क्या होती है, -1 वैल्यू होती है इसकी, राइट। तो यहाँ से R इक्वल टू P माइनस क्यू निकल के आएगा, राइट। अब देखते हैं कि जब आपका केस थर्ड क्या कह रहा है, जब आपका P तथा Q 90 डिग्री पर हो तब उस केस में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 डिग्री की इक्वल टू 0 होता है।
तो यहाँ से r इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब टेन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी क्यू अपॉन पी मिलेगी। इसी तरह से आप केस नंबर 4 देखोगे। केस नंबर 4 में क्या है, अगर ये दोनों बराबर दिशा में हैं, बराबर दिशा में विपरीत तथा रेखीय हों, तब P इक्वल टू क्यू होगा। तो आपका P माइनस P इक्वल टू ये क्या है, तो यहाँ पर आप एक दूसरे इक्वल मान रहे हैं, P इक्वल टू क्यू है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी अल्फा अपॉन 2 आएगी, राइट। अब जब आपका केस 5 जो है, P की वैल्यू जो है ग्रेटर देन होगी, ज़्यादा होगी Q से, तब उस केस में क्या रहेगा, तो आप क्या करोगे, दोनों केस के लिए क्या करोगे, इनको कंपेयर कर लोगे, सॉरी लिखोगे, तो कितनी है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो होगी लेस देन अल्फा अपॉन 2 से निकल के आ जाएगी, राइट। इसी तरह से इनको आप अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर करते जाएं, जिससे कि आपको, और इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी आपके ये प्रैक्टिस में आ पाएगा, राइट। समझने के लिए ऐसा कुछ है नहीं है, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इसमें। अब दोस्तों, अब ये क्या है, लाम्बीस प्रमेय, क्या है इसमें, लाम्बीस थ्योरम क्या है। तो आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम आपको लाम्बीस थ्योरम बताएंगे। तो आपने जितना आज पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में नोट करते जाइएगा। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको और क्या बेहतर कर पाऊँगा। जहाँ तक है पॉसिबल है आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, बस एक आपको एक अच्छा गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो वो मैंने बता दिया। और प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स को बनाते जाएं और इस पूरे लेक्चर वीडियो को नोट कर लें। और आपको ये पैरेललोग्राम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका डिप्लोमा में। इस पर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँगा कि क्वेश्चन किस तरह से दिए जाते हैं, यार। जैसे P और Q की वैल्यू दे रखी होगी, थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको रिजल्टेंट पूछ लेगा। अगर रिजल्टेंट दे रखा है तो Q की वैल्यू भी पूछ लेगा, P की वैल्यू दे रखी है तो किसी एक अननोन को दे देगा, तो आपको अननोन को फाइंड करना है, राइट। तो आई होप, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर वीडियो। इसी तरह से आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करते जाएं साथ ही साथ। तो आज के लिए मैं विराम लेता हूँ और यहीं फुल स्टॉप करता हूँ मैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लेक्चर वीडियो लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप बने रहें सिविल कैरियर टेक के साथ और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करते भी रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।